सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसने दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगान लिखे हों, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उसी इंसान ने राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के असल विचार हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे दिलचस्प वैचारिक टकराव को समझते हैं। ये टकराव था महात्मा गांधी के राजनीतिक राष्ट्रवाद और रविंद्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक नजरिए के बीच। यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई पुरानी डिबेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा दार्शनिक संवाद है जो आज के समय में भी उतना ही जरूरी है। आज हम इस पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला, 2 दिग्गज और उनका एक लक्ष्य। दूसरा, उनकी शिक्षा के दर्शन। तीसरा, राष्ट्रवाद पर उनकी जबरदस्त बहस। और आखिर में कैसे ये दोनों विचार मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, 2 दिग्गज और उनका एक साझा लक्ष्य। अब देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी और टैगोर के बीच जो मतभेद थे ना, वो कोई आम राजनीतिक खींचतान या सत्ता की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। दोनों आखिरकार चाहते तो एक ही चीज थे, भारत की आजादी। लेकिन पेंच कहाँ फंसा? पेंच ये था कि एक आजाद देश असल में दिखना कैसा चाहिए, उसका बुनियादी ढांचा कैसा हो, इसको लेकर दोनों के दिमाग में जो नक्शे थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और इसी वजह से एक बहुत ही गहरी और कंस्ट्रक्टिव दार्शनिक चर्चा शुरू हुई। और इसी से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है उन दोनों का शिक्षा को लेकर नजरिया। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि दोनों की सोच में बुनियादी फर्क क्या था। एक तरफ गांधी जी की नई तालीम थी, जिसे आप आजादी के संघर्ष का एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल टूल किट कह सकते हैं, जहां सारा जोर शारीरिक श्रम यानी मैनुअल लेबर पर था। वहीं दूसरी तरफ टैगोर का विश्व भारती मॉडल था, जो एक खुले असीमित कैनवस की तरह था, जहां क्रिएटिव आजादी को सबसे ऊपर रखा गया था। गांधी जी के जो साबरमती और वर्धा आश्रम थे, उनका रूटीन बहुत ही सख्त और अनुशासित होता था। वहां हर किसी के लिए सूत काटना, खेती करना और साफ सफाई करना एकदम अनिवार्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसका मकसद सिर्फ कोई स्किल सिखाना नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की सबसे गहरी बीमारी जाति व्यवस्था को जड़ से हिलाना था। जब एक पढ़ा लिखा इंसान अपने हाथों से सफाई करता या सूत काटता, तो वो समाज में दिमागी काम और शारीरिक मेहनत के बीच के उस फर्क को मिटा रहा होता था। ये आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका था। लेकिन टैगोर का विजन वो इसके बिल्कुल उलट था। उनके विश्व भारती ने तो मानो क्लासरूम की दीवारों को ही गिरा दिया। शांति निकेतन में खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में क्लास लगती थी। टैगोर का मानना था कि अगर आप शिक्षा को सिर्फ रोजगार या एक सख्त रूटीन तक बांध देंगे, तो वो इंसान के दिमाग को कैद करने जैसा होगा। वो चाहते थे कि पूरब और पश्चिम की परंपराएं मिलें, ताकि इंसान की क्रिएटिविटी और सोचने की आज़ादी पूरी तरह से खुलकर बाहर आ सके। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है, क्या कोई सख्त यूटिलिटेरियन अनुशासन इंसान की नेचुरल क्रिएटिव आज़ादी को कुचल देता है? मजे की बात यह है कि यही वो एग्जैक्ट पॉइंट था जिस पर टैगोर ने गांधी जी के हाईली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन मॉडल पर सवाल उठाए थे। टैगोर को लगता था कि बौद्धिक जेलें सिर्फ अंग्रेजों के स्कूलों ने नहीं बनाई, बल्कि इस तरह का कठोर उपयोगितावाद भी मन को उसी तरह बांधने का काम करता है। और शिक्षा को लेकर यही मतभेद आगे चलकर एक और बड़े मुद्दे में बदल गया। आइए देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद पर विमर्श। अब इस चीज के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि गांधी जी का राजनीतिक राष्ट्रवाद कितना एक्टिव और मास मोबिलाइजेशन पर टिका था। स्वदेशी आंदोलन के जरिए उन्होंने आम जनता और हाशिए पर खड़े लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। ये राष्ट्रवाद एक तरह से इनवर्ड लुकिंग यानी अंतर्मुखी था। इसका पूरा फोकस इस बात पर था कि पहले देश के अंदर की समस्याओं को सुलझाया जाए और हम जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने। इसके उलट टैगोर बात कर रहे थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। उनका पूरा फोकस वसुधैव कुटुंबकम पर था, यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है। टैगोर भौगोलिक सीमाओं या बॉर्डर्स में बंधे उस आक्रामक वेस्टर्न नेशन स्टेट मॉडल के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि राष्ट्रवाद का ये अग्रेसिव तरीका अपनी फितरत में ही बहुत हिंसक है।
अपनी किताब द होम एंड द वर्ल्ड में टैगोर ने एक बहुत ही पावरफुल चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि राष्ट्र राज्य को भगवान बना देने का मतलब है युद्ध को दावत देना और इंसानियत से उसकी आज़ादी छीन लेना। दरअसल उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का गहरा डर था कि स्वदेशी आंदोलन का ये रूप कहीं भारत के लोगों के भीतर ही असहिष्णुता और संकीर्णता को जन्म न दे दे। लेकिन हम इस बहस में गांधी जी की जमीनी हकीकत को इग्नोर नहीं कर सकते। उनका तर्क बहुत सीधा और प्रैक्टिकल था। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग भूखे सो रहे हों, जो एक विदेशी ताकत का गुलाम हो, वो अचानक से दुनिया भर के ग्लोबल भाईचारे की फिलॉसफी कैसे भगाड़ सकता है? गांधी जी का मानना था कि ग्लोबल लेवल पर कुछ भी अच्छा करने से पहले एक देश को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आजाद और आत्मनिर्भर होना उसकी सबसे पहली जरूरत है। तो यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाले मुद्दे से समझ आता है। दोनों के नजरिए देखिए। गांधी जी के लिए मैनचेस्टर के कॉटन को जलाना ब्रिटिश हुकूमत की इकोनॉमी की कमर तोड़ने का एक बेहद जरूरी राजनीतिक हथियार था, पर टैगोर के नजरिए से ये एक क्रूर कदम था। उनका कहना था कि भाई जो गरीब इंसान सस्ते विदेशी कपड़े से अपना तन ढक रहा है, उस पर महंगी खादी थोपना और उसके कपड़े जला देना आखिर कहाँ का न्याय है? इन दोनों की बातों में आपको दम लगेगा। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, एक पूरक संश्लेषण या कहें एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस। अब आइए देखते हैं कि ये पूरी बहस एक साथ मिलकर क्या तस्वीर बनाती है। यहाँ हम एक डायलेक्टिकल सिंथेसिस देख सकते हैं। गांधी जी ने प्रैक्टिकल आत्मनिर्भरता और जमीनी हकीकत के जरिए राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को मजबूत किया, और टैगोर ने एक तरह का बैलेंस दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस कड़े राजनीतिक संघर्ष के बीच हमारा देश अपनी इंसानियत और उस यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी को न खो बैठे। उन्होंने राष्ट्र की आत्मा को संवारा। सच तो यह है कि दोनों में से कोई भी एक विचार अकेले पूरा नहीं था। दोनों मिलकर ही मॉडर्न इंडिया का एक मुकम्मल आधार तैयार करते हैं। तो आखिर में आज की नई शिक्षा नीतियों और तेजी से बदलती दुनिया को देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या आज की हमारी नीतियां सिर्फ लोकल आत्मनिर्भरता की तरफ ज्यादा झुक रही हैं, या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ? या फिर शायद इतने दशकों बाद हम आखिरकार इन दोनों महान विचारों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में कामयाब हो रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐतिहासिक बहस आज भी हमारे इर्द गिर्द जिंदा है, बस देखने का नजरिया